लड़कियों के साथ छेड़छाड़, चोरी, पर कभी सुना किसी लड़के के साथ छेड़छाड़ हुई हो? तभी 5 लड़कों ने मुझे मिलकर मुझे धक्का मारा, मुझ पे लातें मारी, मुझ पे थूका, मुझे हिजड़ा कहा, मेरे जिस्म के हर उस कोने पे हाथ लगाया जहां शायद आप किसी को भी नहीं कहोगे कि हाथ लगाने का हक हो। एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं उस दिन भी घर गई, बहुत रोई। तब तक भी मेरे में हिम्मत नहीं थी ये बात बोलने की। हाँ, मैंने करा मेकअप, हाँ मैंने पहनी साड़ी, हाँ मैंने पहनी ड्रेसेस, इसीलिए नहीं कि मुझे बहुत शौक था, पर इसलिए क्योंकि क्या लगता है आपको कौन हूं मैं? हिजड़ा, उल्टी साइकिल, मीठा, 50-50, औरत ना होना, औरत जैसा लगना, औरतों की तरह बात करना, ऐसे कई सवाल सुने हैं मैंने अपने बारे में। पर किसी ने आज तक ये नहीं जाना कि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी वही खाती हूँ जो आप खाते हो, उसी आसमान के नीचे रहती हूँ जहाँ आप रहते हो, उन्हीं लोगों में बैठती हूँ जिन लोगों में आप बैठते हो। मेरे भी माँ बाप वैसे ही हैं जैसे बाकियों के होते हैं। पर सबसे बड़ा दुख इस बात का ये है कि हमारे यहाँ जो पुरुष प्रधान है उसकी इतनी ज़्यादा बात होती है, इतनी ज़्यादा चर्चा होती है कि शायद उसके अलावा कोई और प्रधान दिखना अच्छा नहीं माना जाता। मेरे जन्म के साथ साथ ही यही हुआ। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम मानवी गुलाटी है। मैं एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर, एक इन्फ्लुएंसर और एक डांस कोरियोग्राफर तो हूँ ही हूँ। साथ ही साथ इस मंच पे आई हूँ ताकि मैं आप लोगों से रूबरू होते हुए कुछ अपने तजुर्बे, कुछ अपने इंसिडेंट्स शेयर कर सकूँ। हमारी भी एक पहचान है। आइए रूबरू करती हूँ कुछ अपने उन पुराने पलों के साथ। हमारे देश में एक बहुत पुरानी बात कही जाती है कि जब एक बेटा पैदा होता है तो मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। लोग खुश हो जाते हैं। बाप की आंखों का तारा, माँ के लिए बहुत बड़ा सहारा, बहन के लिए बहुत बड़ा भाई, और सबसे बड़ी बात, मर्द है तो घर चलाएगा। औरत या बेटी पैदा होती है तो वो एक अलग बात होती है, पर जब हम जैसे पैदा होते हैं तब सिर्फ सवाल होते हैं। हमारे देश में मैंने ऐसे कई बार देखा है कि एक आदमी के हाथ में बंदूक फिर देखी जा सकती है, पर एक आदमी का हाथ सुनते बड़ा अजीब सा लगता है ना? औरत पेड़ से शादी कर सकती है हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में, पर एक दूसरी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये गलत माना जाता है। इसको अबनॉर्मल का नाम दिया जाता है। अबनॉर्मल तो रेप भी बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। क्यों ना इन सवालों पे इतनी बहस होती और उतना ही मजाक उड़ता जितना शायद मेरे होने पे जो मैं हूँ उड़े। वक्त बीतता गया। स्कूल की अगर मैं बात करूँ, कुछ पुराने पल जो दिल दहलाने वाले हैं मुझ जैसे बच्चे के लिए, कि जब मैं पैदा हुई तो मुझे ये रियलाइजेशन तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी कि मैं क्या हूँ। मुझे बस इतना पता था कि मैं एक इंसान हूँ। स्कूल में जाते जाते मुझे इन सभी नामों से जो मैंने शुरुआत में आपसे कहे, इससे भी गलीच और घटिया बातें कही गई। यहाँ तक कि मेरे मरने तक की भी उम्मीद की गई। कहते हैं आपकी टीचर्स और कुछ लड़कियाँ ज़्यादातर इतनी बातें नहीं बोलती, लड़के ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। पर ये आप लोगों के लिए भी सच बताऊँ तो बहुत बड़ी गलती है। मजाक कोई भी उड़ाता है तो उतना ही दुख होता है, और हमारी उन्हीं कमज़ोरियों का मजाक उड़ाना और हमारे को ही चोट पहुँचाना कहाँ की समझदारी। और कौन कहता है कि वो बच्चे भगवान का रूप होते हैं? क्या बच्चों का मतलब ये है कि आप किसी एक बच्चे को इतना मोलेस्ट करो, इतना उसको अपने आप में सवाल खड़ा करवाओ कि शायद उसे ये लगे कि मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ? मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ, क्योंकि मुझे बचपन में इतना आइडिया नहीं था। क्योंकि LGBT कम्युनिटी के बारे में सुनना तो बहुत दूर की बात, फिल्मों तक में भी हमारा नाम मजाक के साथ जोड़ा जाता था। हंसने की बात हो तो हमारे पे गाने लिखे जाते थे, या छोटा सा अगर कोई इंस्टेंस भी मैं अगर देखूं तो उसमें भी सिर्फ खिल्ली ही उड़ती थी। तो कैसे विश्वास करती, किसको बोलती? घर आकर भी रोती थी तो लगता था अपने घर वालों को बताऊंगी तो क्या पता मुझे किसी पागल खाने या किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, ये कहकर कि हमारा बच्चा भी अब नॉर्मल है। मैं चुप रही, काफ़ी साल चुप रही। पर उसी बीच मेरे साथ जो हादसे हुए वो दिल दहलाने के साथ साथ मेरे लिए उतने ही मुश्किल थे। मेरे मानसिक, मेरी फिजिकलिटी, मेरी बहुत सी ज़िंदगी की कई कड़ियों में मुझे बहुत दुख हुआ। आज भी मैं आपसे बात करते हुए मेरे मन में जो आज अपना एक पुराना ख्याल आ रहा है वो इंसिडेंट का, कि मैं स्कूल में लंच ब्रेक के बाद वापस घर की तरफ निकलने लगी थी और नीचे से अपने स्कूल में वैन के लिए जा रही थी। तभी 5 लड़कों ने मुझे मिलकर मुझे धक्का मारा, मुझ पे लातें मारी, मुझ पे थूका, मुझे हिजड़ा कहा, मेरे जिस्म के हर उस कोने पे हाथ लगाया जहाँ शायद आप किसी को भी नहीं कहोगे कि हाथ लगाने का हक हो। गलती क्या थी मेरी? शायद मैं उनसे अलग थी। उस दिन भी मैं घर आकर बहुत रोई,
कि मैं कुछ क्यों नहीं बोल पाई या मैं अपने घर वालों को क्यों नहीं बता पाई। भले ही मैं भी एक कंजर्वेटिव पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे दुख अलग होंगे। पर हाँ, मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिटी के बारे में मुझे इतनी जागरूकता नहीं थी। वक्त बीतता गया, थोड़ा और बड़ी हुई, तो जब मैंने एक बार न्यूज़पेपर पे नज़र डाली तो रेनबो का एक साइन देखा। बड़ा खुश हुई कि ये आज न्यूज़पेपर इतना रंगीन कैसे लगा। उसी वक्त पता चला कि सेक्शन 377 हमारे देश से हटाया गया है। तब मुझे इस नंबर से भी रिलेशन का कुछ पता नहीं था, और ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें अभी तक नहीं पता होगा, पर इतना ज़रूर समझ आने लग गया था देखकर, क्योंकि मैंने और पढ़ा उस बारे में कि हम जैसे लोग भी होते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक गे मैन हूँ, मुझे लड़के पसंद हैं, मैं बाकियों से अलग ज़रूर हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है। तब तक चीज़ें चलती जा रही थी तो लगता था चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, पर ऐसा नहीं था कि उसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान थी। कॉलेज जाना शुरू हुई, वहाँ भी लोगों के साथ मुलाकातें हुई, कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, कुछ प्रोटेस्ट में साथ दिया, कुछ लोगों से मिली, लक्ष्मी नारायण जैसे ट्रांसजेंडर्स के बारे में मैंने पढ़ा, उनकी जो स्टॉक्स के बारे में सुना, तो देख के लगा कि कम से कम कोई तो है जो अपनी सेक्सुअलिटी को ग्लोरीफाई करता भी है तो एक रिस्पेक्ट के साथ करता है, यानी मैं एक मजाक नहीं हूँ। पर तब तक भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दुनिया में जग जाहिर होकर अपनी अंदरूनी एक्सप्लोरेशन के बारे में या सेक्सुअलिटी के बारे में इतनी खुलकर बात कर सकूं। हैरानी की बात तो ये है कि हम जैसे कई ऐसे लोग हैं जो इन पर्दों में रहते हैं, पर बोलने की हिम्मत उनमें आज भी नहीं है। लोग कहते हैं मेरा तो चलो दिखता है, मेरी चाल से, मेरी बात से, मेरे व्यवहार से, पर उन लोगों को क्या जिनका नकाब रात को निकलता है, कि जो ऐसे लड़के हैं जो शादी कर चुके होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो पेरेंट्स के दबाव में आके अपनी सेक्सुअलिटी के कारण दबकर शादी कर लेती हैं, ऐसे कई मर्द जो शादी, क्योंकि उनकी मर्दानगी को एक सवाल ना बना दिया जाए, शादी करके कई ऐसे रिश्ते रखते हैं। पढ़ा मैंने, सुना मैंने, देखा मैंने, पर बोल नहीं पाई। लगा था वक्त बहुत आसान हो चुका है, पर उसी वक्त में मुझे आज भी अपना एक मेट्रो का वो इंसिडेंट फिर याद आता है कि मैं कॉलेज से ही घर जा रही थी। क्या मेरी उम्र होगी मुश्किल से 21 या 22 साल। भीड़ बहुत होती है मेट्रो में, लोग बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। किस्से बहुत सुने हैं वहाँ पर भी मैंने, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, चोरी, पर कभी सुना किसी लड़के के साथ छेड़छाड़ हुई हो? हंसी आ जाएगी ना, बोलने से भी पहले मैं भी शर्मा जाऊंगी कि मुझे बोल क्या रही हूँ, और कौन मानेगा। मेट्रो स्टेशन से मैं मेट्रो में चढ़ी, एक अधेड़ उम्र के अंकल, जिनकी उम्र शायद 45 से 50 साल की होगी, मेरे साइड आकर खड़े हो गए। मुझे लगा बुजुर्ग हैं, शायद टेक लगाना चाहते हैं। मैंने थोड़ी उन्हें जगह दी। जगह देते देते उन्होंने इतनी गलत तरीके से मेरे आगे और पीछे हाथ लगाया कि मैं एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। क्या मैं चीख पाती? एकदम से मुझे अपनी सेक्सुअलिटी पे ही सवाल खड़ा होना पड़ा। मैं इतना डर गई इस हादसे के बावजूद मैं नहीं बोल पाई कि अरे आदमी मुझे छेड़ रहा है, कोई मुझे बचाओ। क्योंकि लोग कहते हैं अरे आपको क्यों छेड़ेगा, आप तो शायद बने ही या तो ऐसे हो, या फिर आपने कुछ करा होगा। जब एक लड़की की छोटी स्कर्ट देख के ये कह दिया जाता है कि रेप को प्रवोक लड़कियां करती हैं, तो मेरा तो कोई सवाल ही नहीं होता कि लोग इतने ओवर सेंसिटिव हैं कि मैं वहाँ दिखी और उन्हें मैंने बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ लगा दिया, मैं ही गलत साबित होती। मैं उस दिन भी घर गई, बहुत रोई। तब तक भी मेरे में हिम्मत नहीं थी ये बात बोलने की कि जो मैं हूँ मेरे में कोई कमी नहीं है और या फिर मेरी गलती नहीं है। लेकिन मुझे लगा वक्त के साथ चीज़ें बदलती जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। कॉलेज के बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करी। मैंने डांस में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो लगा शायद मैं अपने मन की बात तो एक्सप्रेस कर नहीं सकती, क्या पता डांस के थ्रू मैं एक्सप्रेस कर सकूं। पर वहाँ भी लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। जहाँ भी मैं जाती मेरी जेंडर वाइब वहाँ बहुत पहले ही पहुँच जाती थी, चाहे वो मेरा व्यवहार हो, मेरा चलने का तरीका हो, जो कि अनइंटेंशनल था। मैं इसको लेके अनअपोलोजेटिक हो सकती थी, पर शायद मुझ में इतनी समझ नहीं थी। मुझे यही लगा वक्त के साथ साथ कि ज़रूरी ये बहुत है कि अपने आप को समझना, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसा कई मोड़ आए जब एज अ डांस इंस्ट्रक्टर मैं क्लासें लेने जाती थी, मेंबर्स चले जाते थे ये देखकर ये तो हिजड़ा है, ये क्या नचाएगा, ये तो लड़कियों के गाने कराता है। क्यों? जब एक औरत वाला डांस करती है तो बड़े मज़े से वही मर्द नाचते हैं, पर एक मर्द अगर औरत वाला डांस करे तो अरे यार कौन नाचेगा इसकी क्लास के अंदर, हम तो मर्द हैं, हम क्यों नाचें। ये पुरुष और औरत होने का फ़र्क डांस में भी होता था, मुझे पहली बार एहसास हुआ। तो मुझे तो फिर भी तीसरे वर्ग की कैटेगरी में डाला जाता था। कितनी बार मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरी इस सेक्सुअलिटी ने मेरे को काम से ना मुलाकात कराते हुए सिर्फ धिक्कारना दिलाई, और लोगों ने ये भी कहा कि आपको काम कौन देगा, आप अपनी चाल ठीक कीजिए, आप अपना तरीका ठीक कीजिए।
मर्दों की तरह रहिए, मर्दों की तरह डांस कराइए। यानी वो मर्द जो बलात्कार करते हैं उन्हें हम मर्दानगी का सबूत कहते हैं, और मुझ जैसे जो किसी को कुछ नहीं कहते, मेहनत की 2 रोटी कमाना चाहते हैं डांस करके, फिटनेस को प्रमोट करके, या फिर एक एक्सप्रेशन है डांस जिसको हम एक तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं, वो सब करके उन सब चीज़ों पे कोई सवाल नहीं उठा। बहुत रोई। एक पॉइंट पे टाइम ऐसा आ गया कि लगा अब ज़िंदगी कुछ नहीं, किससे बोलूँ, मेरी शादी हो सकती है क्या, मेरा घर कभी बच सकता है, कौन करेगा मुझसे शादी। लड़कियों की टिंडर बायो देखो या लड़कों की देखो, सब में एक ही चीज़ लिखी होती है, लड़का ऐसा चाहिए, लड़की ऐसी चाहिए। किसी ने ये बोला हमें तीसरे वर्ग का भी कोई चाहिए। मेरे लिए कहाँ रिश्ते आएंगे, मेरा आगे का बसेरा क्या होगा। मेरे फादर नहीं है, मैं अकेली माँ की बेटी हूँ। मुझे यही लगता था कि मेरी ज़िंदगी में जब कोई होगा नहीं तो शायद मेरे जीने का भी अस्तित्व नहीं है। सोचा मैंने भी फांसी लगाने का, सोचा मैंने भी मैं सुसाइड कर सकती हूँ। पर उस रात मैंने अपनी माँ की शक्ल देखी तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि जब ये सुबह उठेगी और देखेगी कि मैं मर चुकी हूँ, ये हमेशा यही कयास लगाएगी या तो काम नहीं था या किसी से प्यार था, पर एक्चुअली में कोई नहीं समझ पाएगा मेरा दुख क्या है। और मुझ जैसी कई ऐसी मानवी जो मेरी साथ मेरी जितनी प्रिविलेज नहीं है या जिनको इतनी समझ नहीं है, वो ऐसी ही मरती जाएंगी। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने में अपने में बदलाव लाया। जिस चीज़ को मैं सारी ज़िंदगी अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक छुपाती रही, मेरे अंदर की औरत, मैंने उससे बाहर निकाला। हाँ, मैंने करा मेकअप, हाँ मैंने पहनी साड़ी, हाँ मैंने पहनी ड्रेसेस, इसीलिए नहीं कि मुझे बहुत शौक था, पर इसलिए क्योंकि मैं वही हूँ। आप पैदा जैसे भी हुए हो, एक्सेप्टेंस आनी ज़रूरी आपके अंदर से है। जब मैंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो हूँ और जैसी हूँ और जिस हिसाब से रहना चाहती हूँ, मुझे मेरी कमियों के बारे में मुझे एहसास हो कि नहीं यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, तब मुझे लगा कि ज़िंदगी अब आसान होने वाली है। मैं कई गैदरिंग्स में गई, क्लासेस ली, मोटिवेशनल स्पीकर्स के सामने जाके जब इन्हीं कपड़ों में बैठी तो वहीं वही लोग जो शायद हिजड़ा कहते थे आकर मेरी तारीफ़ करने लगे, मेरे को ये कहने लगे कि आप में तो बड़ी हिम्मत है। मुझे हैरानी उस वक्त भी यही होती थी कि हिम्मत, जीने के लिए हिम्मत चाहिए। यानी मेरे लिए ऐसे बैठना या कपड़े चेंज करके बैठ जाना या फिर अपनी सेक्सुअलिटी को ग्लोरीफाई करके दिखाना, ये इसके लिए हिम्मत चाहिए। यानी हमारा इंडिया इसलिए बहुत पॉपुलर है कि मैं अपने मन की बात रखने से पहले मुझे इतना बदलाव लाना पड़ा। यानी अगर मैं ये चीज़ें पहले करती या मुझे किसी ने समझाई होती या वो टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं या वो दोस्त जो मजाक नहीं उड़ाते हैं वो समझते, तो शायद आज मुझे इतना बदलाव और इतना वक्त ह्यूमिलेशन के साथ नहीं गुजारना पड़ता। पर वक्त तो देखिए वापस कभी आता नहीं। पर आज इस मंच के थ्रू मैं सभी से वाली बात कहना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जब अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शायद हमें कोई और एक्सेप्ट करेगा नहीं। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ, चाहे आप जैसे भी हो, लड़का हो, लड़की हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, ये सब आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाते। ये आप जैसे हो, आप अपने आप में पूरे हो, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे ना, तो शायद आपको कभी भी नहीं लगेगा या कभी भी महसूस ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। अपने आप को समझिए, दुनिया अपने आप समझ जाएगी। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।